हेलो स्टूडेंट, ठीक। तो कल के वीडियो में हमने जो मादा निषेचन अंग होते हैं या मादा में जो मुख्य निषेचन अंग होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। ठीक, मादा जननांग के बारे में पढ़ा था। ठीक, तो देखो हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि निषेचन की 3 घटनाएं होती हैं, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना। ठीक, तो निषेचन पूर्व घटना में वो सब चीज़ें आती हैं जो निषेचन के पहले होती हैं, और निषेचन में निषेचन वाली घटना आती है, और निषेचन पश्च घटना में निषेचन के बाद की घटनाएं आती हैं। ठीक, तो हमने जो नर जननांग होते हैं उसके बारे में पढ़ लिया, और जो मादा जननांग होते हैं उसके बारे में पढ़ लिया। ठीक, अब नर जननांग से नर युग्मक बनते कैसे हैं इनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम मादा जननांग में मादा युग्मक कैसे बनते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, तो जो नर युग्मक में जो युग्मक बनता है उसे युग्मक जनन कहते हैं, और मादा में भी अगर युग्मक बनता है तो उसे युग्मक जनन कहते हैं। लेकिन फर्क इतना होता है, उसमें लग जाता है नर युग्मक जनन, उसमें मादा युग्मक जनन, मतलब प्रोसेस एक जैसी होती है। ठीक, तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे नर में युग्मक का जनन कैसे होता है, या युग्मक का निर्माण कैसे होता है, या जो स्पर्म होता है स्पर्म में नर युग्मक कैसे बनते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे युग्मक जनन। गैमेटोजेनेसिस। युग्मक जनन होता क्या है? अब युग्मक जनन 2 प्रकार का होता है, ये तो आप जानते ही हो। एक तो नर युग्मक जनन और दूसरा मादा युग्मक जनन। ठीक, तो दोनों में हम युग्मक जनन की प्रोसेस को पढ़ेंगे। तो इसमें थोड़ा लिखना है, लिख लेना। बोल रहे हैं हम, लिखो युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मकों के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, चाहे वो नर में हो चाहे मादा में हो। चाहे नर में युग्मक का निर्माण हो चाहे मादा में युग्मक का निर्माण हो, उसे युग्मक जनन कहते हैं। जब युवक व युवती अपनी किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं, जब युवक व युवती अपनी किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं, मतलब किशोरावस्था क्या होती है? जब वो जवान हो जाते हैं, यंग हो जाते हैं, मतलब 13-14 साल के हो जाते हैं, तो युग्मक जनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो युग्मक जनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, मतलब जब तक वो 13-14 साल के नहीं होते तब तक चाहे वो युवक हो चाहे युवती हो, उनमें युग्मक जनन की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है। जब वो 13-14 साल के हो जाते हैं तो युग्मक का निर्माण शुरू हो जाता है, उनमें ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, इसे 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस।
जेनेसिस। ठीक। दूसरा है अंडाणु जनन, oogenesis। ठीक। जो युग्मक जनन की प्रोसेस होती है उसे दो भागों में बांटा गया है, एक तो शुक्राणु जनन और दूसरा अंडाणु जनन। और ये तो आप जानते हैं शुक्राणु जनन क्या काय में होता है, नर में होता है, अंडाणु जनन होता है मादा में। ठीक। और शुक्राणु नर में होता है तो इसमें युग्मक का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में। इसमें अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में। मतलब मादा में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में। ठीक। तो जो युग्मक जनन की प्रक्रिया है नर और मादा में अलग अलग होती है, दो प्रकार की होती है। शुक्राणु जनन, नर से शुक्राणु निकलते हैं तो इसे शुक्राणु जनन कहते हैं, मादा से अंडाणु निकलते हैं तो इसे अंडाणु जनन कहते हैं। अब आपको पहली हेडिंग डालना है शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। पहली हेडिंग डालो शुक्राणु जनन। वृषण में शुक्राणु के निर्माण को शुक्राणु जनन कहते हैं। वृषण में शुक्राणु के निर्माण को शुक्राणु जनन कहते हैं। यह प्रक्रिया नर में होती है, यह प्रक्रिया नर में होती है। वृषण में शुक्राणु के निर्माण को शुक्राणु जनन कहते हैं, यह प्रक्रिया नर में होती है। सिर्फ इतना लिखना है। देखो ये लिखने वाली चीज़ तो है नहीं, लेकिन हम आपको लिखवा रहे हैं ताकि जैसे आगे आप पढ़ोगे तो याद बनी रहे। अब दूसरी हेडिंग डालो अंडाणु जनन। ठीक। दूसरी हेडिंग है अंडाणु जनन। अंडाशय में अंडाणु के निर्माण को, अंडाशय में अंडाणु के निर्माण को अंड जनन कहते हैं। अंड जनन या अंडाणु जनन एक ही बात होती है, अंड जनन कहते हैं। यह प्रक्रिया मादा में होती है, यह प्रक्रिया मादा में होती है। ठीक। अब पहली हेडिंग डालो शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन। ठीक। पहली हेडिंग डालना है शुक्राणु जनन। इंग्लिश भी डाल लेना स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखो शुक्राणु जनन की प्रोसेस समझने के लिए हमको पिछले वाले वीडियो में जाना पड़ेगा। पिछले वाले वीडियो में हमने वृषण की संरचना बताई थी, क्योंकि शुक्राणु का जनन कहाँ से होता है, वृषण में। शुक्राणु बनते कहाँ हैं, वृषण में ही बनते हैं। शुक्राणु कह दो या नर युग्मक कह दो। ठीक। ये कहाँ बनते हैं, वृषण में बनते हैं। तो एक मिनट हम पहले वीडियो में जाते हैं, थोड़ा उसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे वृषण होता क्या है, ऐसा होता है वृषण। ठीक। और हमने ये भी बताया था एक वृषण में लगभग 250
वृषणी पिंडक पाए जाते हैं। ठीक, एक वृषण में लगभग 250-250 के लगभग वृषणी पिंडक पाए जाते हैं और इन वृषणी पिंडक में 1 से 3 शुक्रजन नलिकाएं होती हैं। एक से 3 शुक्रजन नलिकाएं होती हैं और इनके बीच बीच में जो गैप होता है उनमें क्या होता है, अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक, इसी को बोलते हैं लीडिंग सेल्स। और जब हम एक अंतराली कोशिका, इसी कोशिका में जो शुक्रजन नलिका होती है, शुक्रजन नलिका, इसी में नर युग्मक का निर्माण होता है। शुक्रजन नलिका में ही नर युग्मक का निर्माण होता है। यदि हम शुक्रजन नलिका को बीच से काटें तो ये हमको गोल दिखाई देगी। ठीक, और जब गोल दिखाई देगी तो इनमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक को गोल एक को क्रॉस से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, जो गोल होती है इसको शुक्रजन कोशिका बोलते हैं, जो क्रॉस होती है इसको अंतराली कोशिका बोलते हैं। ठीक, तो जो शुक्रजन कोशिका होती है इसी में नर युग्मक का निर्माण होता है। और नर युग्मक का निर्माण होता कैसे है, प्रोत्साहित कौन करता है नर युग्मक बनने के लिए, तो जो अंतराली कोशिकाएं होती है इनसे कुछ हार्मोन्स स्रावित होते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन, ठीक, और एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ये 2 हार्मोन्स निकलते हैं जो अंतराली कोशिका से निकलते हैं और ये हार्मोन शुक्रजन कोशिका में प्रेरित करते हैं नर युग्मक के निर्माण के लिए। ठीक, इतना हमको याद रखना है। ठीक, कि जो शुक्रजन कोशिका होती है उसको प्रेरित कौन करता है नर युग्मक के निर्माण के लिए, तो अंतराली कोशिकाओं से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये नर हार्मोन्स होते हैं, मतलब नर युग्मक को बनने के लिए प्रेरित करने वाले हार्मोन्स होते हैं। ये हमने आपको पहले ही बता दिया, लिखवा दिया है। इन्हीं हार्मोन्स की वजह से जो शुक्रजन कोशिका होती है इनमें नर युग्मक का निर्माण होता है। ठीक, अब नर युग्मक का निर्माण होता कैसे है इस शुक्रजन कोशिका में, तो उसको देखते हैं। और देखो अंतराली जो कोशिका होती है उसका कार्य कुछ नहीं होता, उसका कार्य सिर्फ इतना होता है कि जब नर युग्मक बन जाते हैं तो नर युग्मक को सपोर्ट करना, उसको पोषण प्रदान करना ही अंतराली कोशिकाओं का कार्य होता है। ठीक, अब इस कोशिका के अंदर नर युग्मक बनते कैसे, इनमें कितने प्रकार के विभाजन होते हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक, ये शुक्रजन कोशिका है, हमने काटा तो ये अंदर से गोल दिखाई देगी। ठीक, तो ऐसे ही बना लेंगे। देखो 2 प्रकार से हम बताएंगे, 2 प्रकार में आपको जो अच्छा लगे वो आप लिख लेना। ये क्या है, शुक्रजन कोशिका। इसको बोलते हैं स्पर्मेटोसाइट। ठीक, 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। हमने कहा था शुक्रजन नलिका में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक को गोल से हम प्रदर्शित करते हैं, दूसरे को क्रॉस से। तो क्रॉस क्या होती है, अंतराली कोशिका, तो इसको हमको पढ़ना नहीं है क्योंकि विभाजन इसी में होता है और इसी से नर युग्मक का निर्माण होता है, तो हम इसी के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक, तो जो शुक्रजन कोशिका होती है इसमें विभाजन होता है। समसूत्री, देखो इसमें गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, 2n, मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं। जो शुक्रजन कोशिका होती है
इसके अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। सबसे पहले इसमें समसूत्री विभाजन होता है। सबसे पहले इसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन में क्या होता है? सिर्फ कोशिका में ही विभाजन होता है। इसमें गुणसूत्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या होता है? 2n, जितने यहाँ गुणसूत्र 46 उतने ही यहाँ रहेंगे। सिर्फ कोशिका में ही विभाजन हुआ है, ठीक। तो एक कोशिका यहाँ बनेगी, यहाँ की कोशिका हम लिखेंगे नहीं, किसको इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो सिर्फ यहाँ एक कोशिका के बारे में हम जानेंगे, ठीक। तो इसकी कोशिका में समसूत्री विभाजन हुआ तो कोशिका भर बट गई 2 भागों में, लेकिन गुणसूत्र वही रहेंगे, ठीक। अब इसमें फिर से अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन 2 प्रकार का होता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, ठीक। ये आपने पढ़ा होगा, 11 में हमने पढ़ाया था। तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है। ठीक। अब इसके ऊपर जो समसूत्री विभाजन हुआ था, इससे जो नई कोशिका बनी थी, इसको क्या कहते हैं? प्राथमिक शुक्रजन कोशिका, ठीक। इंग्लिश में भी लिख लेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटो साइट, ठीक। सेल भी लिख लेंगे, ठीक। तो जो प्राथमिक कोशिका बनी समसूत्री विभाजन के बाद, प्राथमिक कोशिका बनी, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका। अब इसके बाद प्राथमिक शुक्रजन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है। और जब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है तो कोशिका तो विभाजित होती है, उसके साथ साथ गुणसूत्रों की संख्या भी बट जाती है, दोनों में आधी आधी पहुंच जाती है। इसमें n, इसमें n, ठीक। तो अब ये दोनों कोशिकाएं बन गई, तो इस दोनों कोशिकाओं को क्या कहेंगे? द्वितीयक शुक्रजन कोशिका, ये सेकेंडरी स्पर्मेटो साइट सेल, ठीक। अब क्या हुआ कि जो 2n, इसमें कितने गुणसूत्र थे? 46। अब इस कोशिका में जो प्राथमिक शुक्रजन कोशिका थी, इसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ। और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में कोशिका के साथ साथ गुणसूत्रों की संख्या भी बट जाती है, अलग अलग हो जाती है। तो इस प्रकार 2 कोशिकाओं का निर्माण हुआ, जिसे द्वितीयक शुक्रजन कोशिका कहते हैं। अब इन कोशिकाओं में फिर से अर्धसूत्री विभाजन होता है और ये 2 कोशिकाएं 4 कोशिकाओं में बदल जाती हैं। ये 2 कोशिकाएं 4 कोशिकाओं में बन जाती हैं, जैसे n, इसमें n n n। तो इन कोशिकाओं को बोलते हैं शुक्राणु प्रसूल, ठीक। स्पर्मेटिड्स, ठीक। स्पर्मेटिड। अब ये क्या हुई? 4 कोशिकाएं बन गई। अब इन्हीं 4 कोशिकाओं में जब अंतराली कोशिकाओं से हार्मोन स्रावित होते हैं, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, उनके द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है। ये बन गए शुक्राणु।
इसी को बोलते हैं नर युग्मक। ठीक, अब सबसे पहले इधर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड हुआ है, सेकंड। अब ये क्या बन गए? नर युग्मक बन गए। ये तैयार हो गए आगे जाने के लिए, मतलब जो पेनिस होता है उससे बाहर उत्सर्ग होने के लिए ये तैयार हो गई। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। एक बार और हम बता देंगे, जो शुक्रजन नलिका होती है, यदि उसको हम काटें तो बीच में गोलाई वाला हिस्सा दिखाई देगा। उसके अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक तो शुक्रजन कोशिका, दूसरी अंतराली कोशिका। ठीक, तो अंतराली कोशिका का कार्य कुछ नहीं होता है, इसको सिर्फ पोषण प्रदान करना होता है। बाकी हम पढ़ेंगे शुक्रजन कोशिका, इसमें ही विभाजन होता है, इसी से नर युग्मक का निर्माण होता है। ठीक, तो शुक्रजन कोशिका में ही नर युग्मक का निर्माण होता है। अब जो शुक्रजन कोशिका होती है इसके अंदर, उसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन में सिर्फ सेल में ही विभाजन होता है, इसके गुणसूत्रों में कोई अंतर नहीं आता। तो 2n इधर है, 2n इधर है। तो समसूत्री विभाजन के बाद एक नई कोशिका बनी, जिसे प्राथमिक शुक्रजन कोशिका कहते हैं। अब प्राथमिक शुक्रजन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में क्या होता है? कोशिका भी दो भागों में बढ़ जाती है, और जो गुणसूत्र होते हैं वो दोनों कोशिका में आधे आधे चले जाते हैं। तो एक n इसमें आ गया, एक n इसमें आ गया। अब इस प्रकार द्वितीयक शुक्रजन कोशिका का निर्माण हुआ। अब द्वितीयक शुक्रजन कोशिका में फिर से अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा। अब अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है तो उसमें क्या होता है? सेल में विभाजन हो जाता है, बाकी जो गुणसूत्र होते हैं उनमें कोई विभाजन नहीं होता। तो इधर सेल में अकेला विभाजन हुआ, एक सेल से दो सेल बने, इसमें भी गुणसूत्र आए 23 आए, इसमें भी 23 आए, इसमें भी सेल में डिवीजन हुआ और दो सेल बन गई, लेकिन गुणसूत्रों में कोई अंतर नहीं आया। बस ये जो शुक्राणु पिशु है, इस प्रकार क्या बनते हैं? शुक्राणु पिशु, स्पर्मेटिड। यही शुक्राणु पिशु शुक्राणु होते हैं। आगे चलकर जब ग्रोथ करते हैं, जो शुक्राणु पिशु होते हैं वो कुछ समय में ग्रोथ करके क्या बन जाते हैं? शुक्राणु बन जाते हैं, नर युग्मक बन जाते हैं। तो इस प्रकार से किसी नर में नर युग्मक का निर्माण होता है। इसे हम सीधा सीधा भी लिख सकते हैं, जैसे शुक्राणु कोशिका, शुक्रजन कोशिका, शुक्रजन कोशिका है। ठीक, अगर हम सीधा सीधा भी लिखना चाहें तो सीधा सीधा भी लिख सकते हैं। जैसे शुक्रजन कोशिका है, इसमें क्या हुआ? शुक्रजन कोशिका में समसूत्री विभाजन हुआ। क्या हुआ? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के बाद कौन सी कोशिका बन गई? प्राथमिक शुक्रजन कोशिका। ठीक, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका में फिर से अर्धसूत्री विभाजन सेकंड हुआ, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ। ठीक, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के बाद कौन सी कोशिका बनी? द्वितीय शुक्रजन कोशिका। ठीक, अब द्वितीय शुक्रजन कोशिका में फिर से अर्धसूत्री विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अब क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है। इसके अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के फलस्वरूप कौन सी कोशिका बनती है? शुक्राणु पिशु, शुक्राणु पिशु बनते हैं। यही शुक्राणु पिशु आगे विकसित होकर नर युग्मक में बदल जाते हैं। ठीक, तो इसे हम सीधा सीधा भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इस प्रकार से लिखना थोड़ा अच्छा रहता है, विस्तार से अच्छा रहता है। ठीक, तो आपको ये डायग्राम बनाना है, इसके आगे जो लिखना है जिस प्रकार से, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक, तो आपको ये डायग्राम अच्छे से बना लेना है और इस डायग्राम को अच्छे से समझ लेना है। अगर ये समझ में नहीं आया तो आप हमको बोल सकते हैं लिखकर, तो फिर इसको हम दोबारा से आपको बता देंगे, लेकिन आपको लिखना है इतना और इसको अच्छे से समझ लेना है। ठीक, और जो लिखना कैसे है वो हम कल के वीडियो में बता देंगे कि इसकी भाषा कैसे लिखनी है। ठीक।